आज का काम शुरू करने से बेटा मैं 10th के तुमको कुछ काम रिवाइज करा दूं। 10th में बेटा हम लोग पढ़ते थे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेटा हमको क्या बोलता था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस across the end of conductor is directly proportional to the current flowing through it। किसी भी कंडक्टर के एंड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो उसमें बहने वाले करंट को क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद है कि नहीं बेटा, ऐसा ये कंडक्टर है, इसके एंड पे तुम जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे उतना ज्यादा इसमें से क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, वी आई। प्रोपोर्शनल की साइन हटाने के लिए बेटा हम लोग क्या लगाते थे, एक कांस्टेंट। आर क्या था, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसको हम लोग क्या बोलते थे, रेजिस्टेंस। नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, सर्किट के अंदर हम इसको कैसा बनाते थे, ये इसका सिंबल था। इसका एसआई यूनिट क्या था, इसका एसआई यूनिट ओम था। तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा V अपॉन आई। तो अगर मैं V को 1 कर दूं, I को 1 कर दूं, तो R भी 1 हो जाएगा। यानी किसी कंडक्टर के एंड पे, किसी कंडक्टर के एंड पे तुम कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ, 1 वोल्ट का। कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ, 1 वोल्ट का। और यदि उससे कितना करंट फ्लो हो, 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो, तो हम बोलेंगे कि उसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओहम है। यदि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस तुम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाते और उसमें से 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता, तो हम लोग बोलेंगे उसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओहम है। ठीक है। इफ पोटेंशियल डिफरेंस of 1 volt is applied across the end of conductor and 1 ampere of current flow through it, then the resistance of a conductor is said to be 1 ohm। बेटा रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस किसी मटेरियल के अंदर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी ये प्रॉपर्टी उसके अंदर पहले से प्रेजेंट है, कहीं बाहर से नहीं आए है। ये वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से कोई भी मटेरियल अपने में से चार्ज के फ्लो को क्या करता, अपोज करता। चार्ज के फ्लो को अपोज करता यानी कि बेटा करंट को अपोज करता। रेजिस्टेंस सब में होता, सारे मटेरियल में रेजिस्टेंस होता, लेकिन किस में बहुत कम होता और किस में बहुत ज्यादा होता। तो ऐसा मटेरियल जिसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम है उनको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स। मटेरियल विथ लो रेजिस्टेंस are known as conductor and the material with high resistance are known as insulator। और ऐसा मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस कंडक्टर से ज्यादा है लेकिन इंसुलेटर से कम है वो कहलाता सेमी कंडक्टर्स। ठीक है। अब बेटा हमने आर कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता, हमने यही पढ़े थे क्लास 10th में कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरे फैक्टर यानी जैसे एरिया, ये ना बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इसकी एरिया और पोटेंशियल डिफरेंस को तुम कांस्टेंट रखो।
एरिया, पोटेंशियल डिफरेंस और मटेरियल को क्या रखो, कांस्टेंट रखो। तो जैसे जैसे तुम लेंथ को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर तुम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पोटेंशियल डिफरेंस और मटेरियल को सेम रखते हैं और उसके एरिया को तुम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर था एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर तुम लेंथ, पोटेंशियल डिफरेंस और मटेरियल को कांस्टेंट रखते और तुम एरिया को बढ़ाते जाते, देखो जैसे ये लेंथ कांस्टेंट है, मटेरियल भी कांस्टेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस है जो ये V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है और ये भी V वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, मटेरियल कांस्टेंट। अब मैं एरिया को चेंज कर रहा, तो जैसे जैसे मैं एरिया को बढ़ाते जाऊंगा रेजिस्टेंस क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। यानी रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया में कैसा रिलेशन है, इनवर्स। अब हम इन दोनों को कंबाइन करते थे तो यहाँ से प्रोपोर्शनल की साइन हटाने के लिए हम लोग क्या लगाते थे, कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट कहलाता था रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और जो बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था वो काय पे डिपेंड करता था, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे और दूसरा टेम्परेचर पे। वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता था। चाहे तुम 1 mm का कॉपर वायर लो या फिर 10 मीटर लंबा कॉपर वायर लो, चाहे तुम एकदम पतला 1 mm का कॉपर वायर लो या एकदम मोटा 10 मीटर का कॉपर वायर लो, दोनों का रेजिस्टेंस अलग रहेगा लेकिन दोनों की रेजिस्टिविटी क्या रहेंगी, सेम। क्योंकि बेटा रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो बेटा रेजिस्टेंस काय पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी पे, और रेजिस्टिविटी काय पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे। साथ ही साथ रेजिस्टेंस काय पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। ठीक है, तो बेटा मटेरियल की कंडक्टिविटी हम कैसे कंपेयर करते हैं बेटा, रेजिस्टिविटी से। क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। नहीं तो फिर तो अगर हम लोग रेजिस्टेंस से उसको डिसाइड करने लगे कि अच्छा कंडक्टर है या खराब कंडक्टर है, तो बेटा फिर तो एक पतला कॉपर का तार और एक मोटा कॉपर का तार, दोनों का रेजिस्टेंस क्या आएगा, अलग अलग आएगा, इवन दो सेम मटेरियल के बने। इसके लिए बेटा जब भी हमको कंडक्टिविटी का कंपैरिजन करना है तो हम हमेशा उसको कैसे करेंगे बेटा, रेजिस्टिविटी से। तो देखो ये 10th स्टैंडर्ड में हम लोग ऐसा पढ़ते थे कि मटेरियल विथ लो रेजिस्टेंस, अब हम इसको सुधार के पढ़ेंगे कि मटेरियल विथ लो रेजिस्टिविटी, ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी क्या है, कम है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर। और एक ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी क्या है, ज्यादा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। और ऐसा मटेरियल जिसकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा है लेकिन इंसुलेटर से कम है, उसको हम लोग बोलते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो ये तो फर्क रहता है बेटा, छोटी क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं चीजों को सही, थोड़ा गलत भी रहता है लेकिन हम लोग उसको सही मान के पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बेटा क्लास 10th में हमने ये सब चीजें सिर्फ याद रख लिए थे। अब हम लोग ये अब हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल पे कैसा डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे कैसा डिपेंड करता है, ये सब हम लोग अभी पढ़ेंगे। अब बच्चों हम लोग वापस हमारे 12th स्टैंडर्ड में आते हैं। तो बेटा आ जाते हैं, हमने यहाँ पे एक कंडक्टर लिए, कंडक्टर काय के शेप में लिए बेटा हमने, तो कंडक्टर बेटा हमने सिलेंडर के शेप में लिए। एल है इसकी लेंथ, ए है इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब बेटा कंडक्टर में बहुत सारे क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
तो n है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसके एक वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो n है बेटा। अब हमने इसको क्या करे, बैटरी से ज्वाइंट कर दिए, इस एंड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइंट किए और इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइंट किए। V वोल्ट की बैटरी है, तो बेटा हम लोग नेगेटिव का पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, 0, और पॉजिटिव का पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, V। तो देखो इसके दोनों एंड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, V, जिससे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएंगी। क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ, यानी V अपॉन L, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा हमने क्या देखे थे कि जो कंडक्टर के अंदर क्या रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये कैसा मोशन करते हैं बेटा, रैंडम मोशन। कैसा मोशन करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। तो बेटा हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट पढ़े थे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट हमको क्या बोलता कि रैंडम मोशन को भूल जाओ और सारे इलेक्ट्रॉन को किससे चलाओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इनको मूव कराओ। तो ये जो रैंडम मोशन था, अब ये कैसा मोशन हो गया, ऑर्डर्ड मोशन हो गया। हालांकि ये एक्चुअल मोशन नहीं है बेटा, ये एक्चुअल मोशन नहीं है, लेकिन ये हमारी पढ़ाई को क्या कर देता, आसान कर देता। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये तो फंडा है। अब बेटा हमारा आज का टॉपिक है, ये टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये हमारा टॉपिक है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हमको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो बेटा करंट क्या होता, तो बेटा करंट होता रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी बेटा एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, Q बाई टी। तो Q रहेगा जो चार्ज फ्लो हो चुका है, फ्लो चार्ज, और T रहेगा ये चार्ज फ्लो होने को कितना समय लगा। तो बेटा हम लोग बोलते हैं कि T समय में ये जो आखिरी लेयर थी, T समय में ये जो आखिरी लेयर थी इलेक्ट्रॉन की, ये भी बेटा यहाँ से फ्लो के कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। हम लोग बोलते हैं कि T समय में जो आखिरी लेयर थी वो भी यहाँ से फ्लो के कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। अब जब बेटा आखिरी की लेयर यहाँ से फ्लो के यहाँ पे आ गई, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन भी तो फ्लो हो गए होंगे, ये सारे इलेक्ट्रॉन भी तो फ्लो हो गए होंगे बेटा। बेटा समझो ना, देखो जैसा यहाँ पे तुम लोग लाइन में खड़े हैं, सब ये लाइन में खड़े हैं, सब सीधे चल रहे हैं, सब सीधे चल रहे हैं। ये एक रूम है, एग्जामिनेशन रूम है। अब मैं बोल रहा कि आखिरी वाला बच्चा रूम में एंटर हो चुका है, तो बेटा इसके पहले वाले तो सभी एंटर हो गए होंगे ना। ठीक उसी तरीके से मैं बोल रहा कि यहाँ की जो आखिरी लेयर थी इलेक्ट्रॉन की, जो आखिरी लाइन थी, वो यहाँ से कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। जब आखिरी लाइन यहाँ से यहाँ पे आ गई, तो बेटा बीच वाले तो सभी आगे होंगे ना। समझ में आ रहा, तो मैंने बोला टी समय है जिस समय में ये आखिरी के इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होके कहाँ पे आ जाते हैं, याले एंड से फ्लो होके याले एंड पे आ जाते हैं। क्या क्लियर है। अब बेटा जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, इस लेयर के आखिरी इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक आने के लिए कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो बेटा टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो देखो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, बेटा देखो ना यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, एल। और अब वो कौन सी वेलोसिटी से चल रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो टाइम ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं चार्ज का, कितना चार्ज फ्लो हुआ, Q इज द फ्लो चार्ज। अब देखो बेटा
यहाँ पे एक वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, n, एक वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, n। तो बेटा इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा Al, इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा Al, बेटा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट Al। तो एक वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, n, तो Al वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, NaL। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, E है, तो NaL इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, NaLe, है कि नहीं। तो ये आ गया बच्चों हमारा चार्ज। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, देखो मैं फिर से बताता, एक वॉल्यूम में कितना चार्ज है, n, तो बेटा इस कंडक्टर का वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू लेंथ। एक वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है तो इसका वॉल्यूम क्या है, Al, तो Al वॉल्यूम में कितने होंगे, NaL। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, E, तो NaL इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, NaLe। तो देखो चार्ज क्या हो गया, NaLe अपॉन में टाइम, टाइम क्या हो गया, L अपॉन Vd। अब अपॉन का अपॉन कहाँ पहुंच जाता बेटा, ऊपर पहुंच जाता, तो ये हो जाएगा I इक्वल, ये L L क्या हो गया कैंसल, क्या बचा, N बचा, A E और Vd कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर। तो देखो बेटा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये रिलेशन आ गया, I इक्वल NaE/Vd। यानी अगर मैं ये सारी चीजों को कांस्टेंट रखूं तो I और Vd में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा ऐसे I कितना आया, ANeVd। लेकिन बेटा हम लोग जानते हैं Vd हमने कल ड्राइव किए थे, Vd था E टाउ अपॉन m, E टाउ अपॉन m। तो ये हो जाएगा I इक्वल ANe, Vd की वैल्यू E टाउ अपॉन m। तो यहाँ से I हो जाएगा ANe स्क्वायर E टाउ अपॉन m। अब बेटा E कितना है, तो E है V अपॉन L। तो I इक्वल ANe स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह V अपॉन L, बाकी टाउ और m वैसा क्या वैसा। क्लियर है। अब बेटा ओम्स लॉ याद करो, ओम्स लॉ क्या था, ओम्स लॉ था V इक्वल IR, यानी R इक्वल V अपॉन I। ठीक है, R क्या होता है, V अपॉन I। तो देखो बेटा R V अपॉन I कितना है, ANe स्क्वायर V टाउ अपॉन ML। यहाँ से V क्या हो गया कैंसल, R हो जाएगा MANe स्क्वायर टाउ, ये L अपॉन का अपॉन का पहुंच गया ऊपर। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख लेता, R इक्वल MNe स्क्वायर टाउ L बाय A। तो बेटा याद करो R क्या था, R था रो L बाय A। ठीक है ना, L अपॉन A को छोड़ दो, जो बचता वो क्या है, रो है, यानी MNe स्क्वायर टाउ। ये आ गई बेटा तुम्हारी रेजिस्टिविटी और ये आ गया तुम्हारा रेजिस्टेंस। तो देखो बेटा क्लास 10th में हम लोग क्या बोलते थे कि रेजिस्टेंस is directly proportional to the length of the conductor
and inversely proportional to the area of cross section। देखो यहाँ पे बात प्रूफ हो गई कि R और L का कैसे रिलेशन है डायरेक्ट, R और A का कैसे रिलेशन है इनवर्स। अब बेटा रेजिस्टिविटी को देखो, मास तो कांस्टेंट है, ई स्क्वायर भी कांस्टेंट है। अब दो चीजें बची बेटा, एन और टाउ। क्या बचा? एन और टाउ। डिपेंड्स ऑन एन एंड टाउ। अब जो एन है बेटा क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेटा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स काय पे डिपेंड करता? नेचर ऑफ मटेरियल पे। जैसा कॉपर ले लो, तो कॉपर के अंदर 1 यूनिट वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो आयरन के 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या रहेंगे? अलग रहेंगे। और बेटा टाउ काय पे डिपेंड करता? टेम्परेचर पे। याद करो कल मैंने बताया था कि टेम्परेचर को बढ़ाने से थर्मल वेलोसिटी बढ़ती तो फटाफट कोलिजन होते, तो टाउ क्या होता? घटता। तो देखो जो बात हम 10th के अंदर रखते थे यहाँ पे उनका मैथमेटिकल क्या आया? प्रूफ आया। अब बेटा ये बताओ टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर पे क्या असर पड़ेगा? तो बेटा हम लोग जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो n तो क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के केस में ये क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। जितने फ्री हो सकते थे बेटा वो तो रूम टेम्परेचर पे ही फ्री हो गए। अब तुम कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ, कंडक्टर के लिए n की वैल्यू बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन टाउ क्या होगा? कम होगा। टाउ अगर कम होगा बेटा तो रेजिस्टिविटी क्या होंगी? बढ़ेंगी। रेजिस्टिविटी क्या होंगी? बढ़ेंगी। और रेजिस्टिविटी बढ़ेंगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को बढ़ाने पे n क्या होता? बढ़ता। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम सेमीकंडक्टर्स में बढ़ते। अभी याद रखो बेटा सेमीकंडक्टर अलग पूरा एक चैप्टर में पढ़ना है। n बढ़ते लेकिन उसमें भी टाउ क्या होता? घटता। तो बेटा n के बढ़ने से रेजिस्टिविटी क्या होंगी? कम होंगी। और टाउ के घटने से रेजिस्टिविटी क्या होंगी? बढ़ेंगी। तो एक फैक्टर रेजिस्टिविटी को घटा रहा और एक फैक्टर रेजिस्टिविटी को बढ़ा रहा। तो डिसाइड कौन करेगा? जो ज्यादा डोमिनेटिंग है। और सेमीकंडक्टर के केस में n क्या है? ज्यादा डोमिनेटिंग है। यानी सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर को बढ़ाने पर n क्या होता? बढ़ता, जिससे रेजिस्टिविटी क्या होती? कम। और रेजिस्टेंस भी क्या होता? कम। यही तो बेटा सेमीकंडक्टर है जो रूम टेम्परेचर पे क्या रहते हैं? इंसुलेटर। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता उनकी कंडक्टिविटी भी क्या होते जाती? बढ़ते जाती। देखो बेटा यहाँ से ये वो चीज निकल के आई जो हम 10th स्टैंडर्ड में रट्टा मारते थे, अब उसका मैथमेटिकल प्रूफ आ चुका है। ठीक है बेटा, अभी रेजिस्टेंस तो हमने पढ़ लिया। अब बेटा रेजिस्टेंस का कॉज क्या है? रेजिस्टेंस की वजह क्या है? रेजिस्टेंस तो हमने पढ़े कि किसी भी मटेरियल के अंदर पहले से वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो मटेरियल अपने में से चार्ज के फ्लो को यानी कि करंट को अपोज करता है। तो बेटा रेजिस्टेंस का कॉज क्या है? तो बेटा इसका कॉज है, देखो जब भी हम किसी भी कंडक्टर के एंड के अक्रॉस क्या लगाते हैं बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं। तो जो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, और फोर्स एक्सपीरियंस करने से वो क्या करते हैं? एक्सेलरेट होते हैं। और जब वो एक्सेलरेट होते हैं तो क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। किसके साथ? कोलाइड बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस एटम्स ऑफ द कंडक्टर। ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते और क्या करते बेटा? कंडक्टर के अंदर जो प्रेजेंट है, जैसे ये एटम था, इस एटम से फ्री इलेक्ट्रॉन निकला तो ये क्या बन गया? आयन बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन आता इससे टकराता, तो ये जो कोलिजन है, कोलिजन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स ions and atoms of the conductor is the cause of resistance. Next, electron mobility. It is defined as the drift velocity acquired per unit strength of the electric field applied across the end of the conductor. बेटा हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? म्यू से। और ये क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता ई ई
टाउ बाय एम। अब याला ई और याला ई क्या हो गया, कैंसल। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई ई टाउ अपॉन एम, यानी जिसका मास क्या रहेगा ज्यादा, उसकी मोबिलिटी क्या रहेंगी कम। क्या क्लियर है? तो इसका यूनिट आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर, तो ये हो जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड। क्या ठीक है बेटा? अब छोटे छोटे टर्म तुम जानते हैं, कंडक्टिविटी। बेटा कंडक्टिविटी ये क्या होता, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता बेटा, तो ये होता रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो देखो इसको डिनोट करते सिग्मा से, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी के यूनिट क्या होते तुम जानते हैं, ओहम मीटर। क्या होता है बेटा इसका यूनिट, ओहम मीटर होता। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पर ओहम पर मीटर। क्या हो जाएगा, पर ओहम पर मीटर। पर ओहम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोहो, मोहो पर मीटर, है क्या नहीं? और बेटा मोहो को हम क्या लिख सकते हैं, और सीमन भी लिख सकते हैं, सीमन पर मीटर। ठीक है, जितनी ज्यादा कंडक्टिविटी उतना अच्छा वो कंडक्टर, और जितनी कम कंडक्टिविटी उतना खराब वो कंडक्टर। ठीक है, ऐसे बेटा एक और डेफिनेशन है, कंडक्टेंस। बेटा कंडक्टेंस क्या होता, तो ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसको डिनोट करते हैं हम लोग जी से। आर के यूनिट क्या होते हैं, ओहम। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पर ओहम या मोह। ठीक है, या सीमन।